बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 7 का टॉपिक पढ़ेंगे इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज़ हुक्स लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल we will define elasticity. What is elasticity? The property of solid due to which it regain its shape. The property of solid due to which it regain its shape is called elasticity, and that body which regain its shape is called elastic body. किसी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी जो अपने जो शेप है, अपना शेप उसको रिगेन करे। अगर हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू दैट अप्लाइड फोर्स, द बॉडी विल डिफॉर्म। उस बॉडी में बिगाड़ आ जाएगा ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। अब उस फोर्स को सीज करने के बाद, उस फोर्स को हटाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद अगर ये बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल शेप में पे रिटर्न हो, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी इलास्टिक है। अगर फोर्स हटाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद ये बॉडी अपना जो ओरिजिनल शेप है वो रीगेन ना करे, उस ओरिजिनल शेप पे वापस ना आए, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी इनइलास्टिक है। ये बॉडी क्या है? इनइलास्टिक है। सो इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज the property of solid due to which it regain its shape. For example, we have a solid body. अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें, ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। दिस बॉडी विल डिफॉर्म ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। अब अगर हम ये फोर्स हटा दें और ये बॉडी वापस अपने इस ओरिजिनल शेप पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है? इलास्टिक बॉडी है। और इस सॉलिड की इस प्रॉपर्टी को जो अपना शेप रिगेन करे, सॉलिड की ये प्रॉपर्टी, ये कहलाती है इलास्टिसिटी। और ये बॉडी जिसने अपना जो शेप है उसको रिगेन किया, वापस इसी शेप पे आई बॉडी, इस बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। इस बॉडी को क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडी। वो फोर्स जो इस बॉडी को डिफॉर्म करे, द फोर्स विच डिफॉर्म द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को, किसी सॉलिड बॉडी को डिफॉर्म करे, उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। The external force applied on a body, and due to that force the body deform, the force is said to be deforming force. उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। और उस बॉडी को जो डिफॉर्म हुई और फोर्स स्टॉप करने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आई, या उस बॉडी ने अपना शेप रीगेन किया, उस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। और बॉडी के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अच्छा, द सॉलिड विच डू नॉट रिगेन इट्स शेप इज कॉल्ड इनइलास्टिक बॉडी। उसको हम इनइलास्टिक बॉडी कहेंगे। सो डिफॉर्मेशन क्या होगा? व्हाट इज डिफॉर्मेशन? द चेंज प्रोड्यूस्ड in shape of a solid by external force. What is deformation? The change produced in a solid. The change produced in a solid due to external applied force is called deformation. उस चेंज को जो उस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, उस चेंज को, उस बॉडी के शेप के चेंज, जो उस बॉडी के शेप में जो चेंज आया, उस चेंज को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन।
और उस फोर्स को जो इस बॉडी में चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके शेप में चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये 3 टर्म्स हमने यहां पे डिस्कस की कि इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्स यानी है क्या। अच्छा, कुछ बॉडी ज्यादा इलास्टिक होती है, कुछ कम इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रबर और स्टील की बात करें तो उसमें स्टील ज्यादा इलास्टिक है, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रबर, क्योंकि स्टील को डिफॉर्म करने के लिए, स्टील के शेप को चेंज करने के लिए वी नीड ए लॉट ऑफ फोर्स, हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है एज कंपेयर टू रबर। रबर को डिफॉर्म करने के लिए या स्प्रिंग को डिफॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होती, और स्टील को डिफॉर्म करने के लिए वी नीड ए लॉट ऑफ फोर्स। That's why steel is more elastic than rubber and spring. स्टील रबर और स्प्रिंग से ज्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि स्टील में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, स्टील में बिगाड़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, जबकि रबर और स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होती। तो स्टील वो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू रबर एंड स्प्रिंग। तो ये था इलास्टिसिटी। इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड हमारे पास क्या है? हुक्स लॉ। ठीक है, इसी टॉपिक्स के साथ रिलेटेड क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्टेट दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट the deformation produced in a body is directly proportional to the deforming force. External force के Hooke's law state that due to applied external force, the deformation produced in the body is directly proportional to the applied force. किसी बॉडी में जब हम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें बिगाड़ प्रोड्यूस करेंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए फोर्स चाहिए। ड्यू टू फोर्स उस बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, उस बॉडी में बिगाड़ प्रोड्यूस होगा। अब ये फोर्स और जो बिगाड़ उस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, जो डिफॉर्मेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस हुई, तो ये फोर्स और वो डिफॉर्मेशन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। देखिए, जितना आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना वो बॉडी ज्यादा डिफॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्प्रिंग, आप स्प्रिंग पे जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस स्प्रिंग के लेंथ में उतना ज्यादा इजाफा होगा। या किसी स्प्रिंग को जब आप यानी प्रेस करना चाहें, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना वो स्प्रिंग ज्यादा प्रेस होगा। या आपके पास एक स्टील का रूलर है, आप उसको जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वो रूलर ज्यादा बेंड होगा, कम फोर्स लगाओगे तो वो कम बेंड होगा। ज्यादा बेंड होने का मतलब कि ये स्टील ज्यादा डिफॉर्म हुआ, कम बेंड होने का क्या मतलब कि ये स्टील कम डिफॉर्म हुआ, इसके शेप में कम चेंज प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो फोर्स और डिफॉर्मेशन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो हुक्स स्टेट दैट द डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। एक्स यहां डिनोट क्या कर रहे हैं? डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्प्रिंग है, उसके साथ मास अटैच है। ठीक है, अब ये स्प्रिंग यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये स्प्रिंग किस चीज पे है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, नेट फोर्स स्प्रिंग पे 0 है, तो ये स्प्रिंग का लेंथ इतना होगा। अब अगर हम इसको स्ट्रेच कर ले, इस पे फोर्स लगाए, तो इस स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ये स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके शेप में चेंज आ जाएगा। कितना डिफॉर्म हुआ? एक्स। ये एक्स क्या शो कर रहा है? डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। एक्स शोज डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, और ये जो डिफॉर्मेशन यहां स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ, दिस इज ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। जो हमने स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स ये स्प्रिंग एनलार्ज हुआ।
कितना इनलार्ज हुआ, x इनलार्ज हुआ। तो ये फोर्स और ये इनलार्जमेंट इन द स्प्रिंग, या ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। जितना आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे उतना डिफॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, उस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। फोर्स कम लगाओगे तो स्प्रिंग के लेंथ में ये जो यानी स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीज भी कम आएगा। सो फोर्स एंड डिफॉर्मेशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। To remove the sign of proportionality, we know that we put a constant. So here is constant K. K is a spring constant. K को हम क्या कहते हैं, spring constant. तो हुक्स लॉ क्या हुआ, F is equal to minus kx. F is equal to minus kx is the Hooke's law. तो elasticity और Hooke's law they are related to each other. हुक्स लॉ ये भी सिर्फ इलास्टिक बॉडी पे एप्लीकेबल है। वो बॉडी जो इलास्टिक है उस पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। इन इलास्टिक बॉडी के लिए हुक्स लॉ नहीं है। या जो रिलेशन हुक्स लॉ हमें दे रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ इलास्टिक बॉडीज के लिए है। इन इलास्टिक बॉडीज के लिए ये लॉ नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.